Chapter 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। परिचय। वर्तमान में औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC, दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर अधिनियमित किए गए 3 आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS केंद्र सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को प्रतिस्थापित करने हेतु लाया गया है। BNSS को 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया था। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने उपर्युक्त तीनों नए दंड कोड विधेयकों को अनुमति दी। उल्लेखनीय है कि राज्यों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के कुछ प्रावधानों में स्वयं के संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1898 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा। ध्यान देने योग्य है कि हत्या, बलात्कार और जाली मुद्रा सहित कुछ मामलों में व्यक्तियों को गिरफ्तारी के लिए हथकड़ी लगाने की अनुमति देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण को अनुमति देने के लिए तकनीकी परिवर्तनों से लेकर इस अधिनियम में कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। BNSS की धारा 290 में दलील देने को समयबद्ध बनाया गया है और आरोप तय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा BNSS की धारा 293 में प्रावधान है कि जहां आरोपी पहली बार अपराधी है और उसे पहले किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, तो न्यायालय ऐसे आरोपी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए निर्धारित सजा का 1/4 या 1/6 हिस्सा दे सकता है। विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि BNSS 2023 की धारा 479 में निर्धारित की गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है, जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, उसे न्यायालय द्वारा बांड पर रिहा किया जाएगा यदि वह उस कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के 1/3 तक की अवधि के लिए हिरासत में रह चुका है। इसके अलावा जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में न्यायालय में आवेदन करे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रमुख बातें। BNSS के अंतर्गत CRPC में कुछ प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं। अभियोगाधीन का निरोध CRPC के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी अभियुक्त ने हिरासत में कारावास की अधिकतम अवधि का आधा समय बिता लिया है, तो उसे व्यक्तिगत बंधपत्र पर बरी किया जाना चाहिए। यह मृत्यु से दंडनीय अपराधों पर लागू नहीं होता है। BNSS में आगे कहा गया है कि यह प्रावधान आजीवन कारावास द्वारा दंडनीय अपराधों और ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध कार्यवाही 1 से अधिक अपराधों में लंबित है पर भी लागू नहीं होगा। चिकित्सीय परीक्षण। BNSS यह प्रावधान करता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ मामलों में अभियुक्त के चिकित्सीय परीक्षण के लिए अनुरोध कर सकता है, जिसमें बलात्कार के मामले भी शामिल है, जबकि CRPC में कम से कम एक उपनिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक पंजीकृत चिकित्सीय व्यवसाय द्वारा ऐसे परीक्षण की अनुमति दी जाती थी। फोरेंसिक जांच। BNSS कम से कम 7 वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध दृश्यों का दौरा करेंगे। यदि किसी राज्य में फोरेंसिक सुविधा नहीं है, तो वह किसी अन्य राज्य से इस तरह की सुविधा का उपयोग करेगा। हस्ताक्षर और अंगुली की छाप। CRPC एक मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर या लिखावट का नमूना प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार देता है। वहीं BNSS ने अंगुली के छापों और आवाज के नमूने शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया है। यह इन नमूनों को एक ऐसे व्यक्ति से एकत्र करने की अनुमति देता है जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।
प्रक्रियाओं हेतु समय सीमा। बीएनएसएस विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समय सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा व्यवसाय की आवश्यकता होने पर 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देता है, ताकि बलात्कार पीड़ितों की जांच की जा सके। अन्य निर्दिष्ट समय रेखाओं में दलीलों के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय देना, 45 दिनों तक विस्तार योग्य, 90 दिनों के भीतर इससे संबंधित जांच की प्रगति को सूचित करना और इस तरह के आरोपों पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर एक सत्र न्यायालय द्वारा आरोपों का निर्धारण करना शामिल है। न्यायालयों का पदानुक्रम। सीआरपीसी राज्य सरकारों को किसी भी शहर या नगर को एक महानगरीय क्षेत्र के रूप में 1 मिलियन से अधिक की जनसंख्या के साथ सूचित करने का अधिकार देता है। ऐसे क्षेत्रों में महानगरीय मजिस्ट्रेट होते हैं। वहीं बीएनएसएस महानगरीय क्षेत्रों और महानगरीय मजिस्ट्रेटों के वर्गीकरण को हटा देता है। हथकड़ी का उपयोग। बीएनएसएस विभिन्न मामलों में हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देता है, जिसमें संगठित अपराध भी शामिल है, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का विरोध करता है। पुलिस हिरासत। बीएनएसएस 15 दिनों तक पुलिस हिरासत की अनुमति देता है, जिसे न्यायिक हिरासत के 60 या 90 दिनों की अवधि के शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान भागों में अधिकृत किया जा सकता है। यदि पुलिस ने 15 दिन की हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है, तो इस प्रावधान द्वारा पूरी अवधि के लिए जमानत से इनकार किया जा सकता है। जमानत। सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को जमानत देने का प्रावधान है, जिसे अपराध के लिए अधिकतम कारावास की आधी अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है। बीएनएसएस कई आरोपों का सामना करने वाले किसी व्यक्ति के लिए इस सुविधा से इनकार करता है। कई मामलों में कई वर्गों के तहत आरोप शामिल होते हैं। यह इस तरह की जमानत को सीमित कर सकता है। धारा 1। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस धारा के अंतर्गत इस अधिनियम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाता है। इस अधिनियम के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित प्रावधानों के अलावा इसके प्रावधान नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, लेकिन संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को संपूर्ण नागालैंड राज्य या उसके किसी भाग पर या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों पर लागू कर सकेगी। नोट: इस धारा में जनजातीय क्षेत्र से वे क्षेत्र अभिप्रेत है जो 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे, जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर है। धारा 2। परिभाषाएं। धारा 2(a)(k). इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, तलाशी और जब्ती या साक्ष्य की प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रसारण के प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य साधनों द्वारा किसी भी संचार उपकरण का उपयोग शामिल होगा, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। धारा 2(1)(b). जमानत की परिभाषा। जमानत का अर्थ है किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा बांड या जमानत बांड के निष्पादन पर लगाई गई कुछ शर्तों पर कानून की हिरासत से रिहा करना। धारा 2(1)(c). जमानती अपराध की परिभाषा। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसे प्रथम अनुसूची में जमानतीय दर्शाया गया है या जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है, तथा गैरजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। धारा 2(1)(d). जमानत बॉन्ड की परिभाषा। जमानती बॉन्ड से तात्पर्य जमानत के साथ रिहाई के लिए वचनबद्धता से है। धारा 2(1)(e). बॉन्ड की परिभाषा। बॉन्ड का अर्थ है व्यक्तिगत बॉन्ड या बिना जमानत के रिहाई के लिए वचनबद्धता। धारा 2(1)(h). शिकायत की परिभाषा। शिकायत से किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किया गया ऐसा आरोप अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया गया हो कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है,
किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। स्पष्टीकरण: किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट जिसमें जांच के बाद असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, शिकायत मानी जाएगी और पुलिस अधिकारी द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसमें टेलीफोन, मोबाइल शामिल है। धारा 2(1)(i) इलेक्ट्रॉनिक संचार की परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक संचार का अर्थ है किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री का संचार जो टेलीफोन, मोबाइल सहित किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से प्रेषित या स्थानांतरित किया जाता है, चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को या एक व्यक्ति से उपकरण को या एक उपकरण से दूसरे व्यक्ति को, फोन या अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण या कंप्यूटर या ऑडियो वीडियो प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। धारा 2(1)(j) इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय से तात्पर्य है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता विधि द्वारा विस्तारित की गई है, वह उच्च न्यायालय, किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस क्षेत्र के लिए उच्चतम दंड अपील न्यायालय। धारा 2(1)(n) स्थानीय अधिकारिता। किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग सम्मिलित हो सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। धारा 2(1)(o) असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई प्राधिकार नहीं है। धारा 2(1)(s) स्थान में घर, भवन, तंबू, वाहन और जलयान शामिल है। धारा 2(1)(u) पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का तात्पर्य किसी ऐसी चौकी या स्थान से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेषतः पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। धारा 2(1)(y) पीड़ित। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त व्यक्ति के कार्य या चूक के कारण कोई हानि या चोट पहुंची है और इसमें ऐसे पीड़ित का अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल है। धारा 4 भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का मुकदमा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सभी अपराधों की जांच, विचारण तथा अन्यथा कार्यवाही इसमें निहित उपबंधों के अनुसार की जाएगी। धारा 6 दंड न्यायालयों की श्रेणियां। उच्च न्यायालयों और इस संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के तहत गठित न्यायालयों के अलावा प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित प्रकार के दंड न्यायालय होंगे, जिनमें शामिल है: सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 7 प्रादेशिक विभाजन। प्रत्येक राज्य एक सत्र प्रभाग होगा या सत्र प्रभागों से मिलकर बनेगा और प्रत्येक सत्र प्रभाग इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपप्रभागों में विभाजित कर सकेगी तथा ऐसे उपप्रभागों की सीमा या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। इस संहिता के प्रारंभ पर किसी राज्य में विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन गठित समझे जाएंगे। धारा 8 सत्र न्यायालय। राज्य सरकार प्रत्येक सत्र खंड के लिए एक सत्र न्यायालय की स्थापना करेगी। प्रत्येक सेशन न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकेगा। एक सत्र खंड के सत्र न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य खंड का अपर सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकेगा
और ऐसी स्थिति में वह अन्य खंड में ऐसे स्थान या स्थानों पर मामलों के निपटारे के लिए बैठ सकेगा जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे। जहां सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, वहां उच्च न्यायालय किसी अत्यावश्यक आवेदन को, जो ऐसे सेशन न्यायालय के समक्ष किया गया हो या लंबित हो, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर सेशन न्यायाधीश न हो तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाने की व्यवस्था कर सकेगा, और प्रत्येक ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी आवेदन पर विचार करने की अधिकारिता होगी। सेशन न्यायालय सामान्यतः ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिन्हें उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, किंतु यदि किसी विशिष्ट मामले में सेशन न्यायालय की यह राय हो कि पक्षकारों और साक्षियों की सामान्य सुविधा के लिए सेशन खंड में किसी अन्य स्थान पर बैठना उचित होगा, तो वह अभियोजन पक्ष और अभियुक्त की सहमति से मामले के निपटारे के लिए या उसमें किसी साक्षी या साक्षियों की परीक्षा के लिए उस स्थान पर बैठ सकेगा। सत्र न्यायाधीश समय पर अपर सत्र न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता के अनुरूप आदेश दे सकेंगे। सत्र न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अत्यावश्यक आवेदन के निपटारे के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यवस्था कर सकता है, और ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र माना जाएगा। धारा 9, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें। प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उतने ही न्यायालय स्थापित किए जाएंगे तथा ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जिन्हें राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लेकिन राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए किसी विशिष्ट मामले या मामलों के विशेष वर्ग का विचारण करने के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का एक या अधिक विशेष न्यायालय स्थापित कर सकेगी, और जहां ऐसा कोई विशेष न्यायालय स्थापित है, वहां स्थानीय क्षेत्र में किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय को किसी ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय, जब कभी उसे आवश्यक प्रतीत हो, राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को, जो सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान कर सकेगा। धारा 10, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां प्राप्त होगी। उच्च न्यायालय किसी उपमंडल में प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा तथा आवश्यकतानुसार उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपमंडल में न्यायिक मजिस्ट्रेटों, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न के कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी, और वह उनका प्रयोग करेगा जिन्हें उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। धारा 11, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कर चुका है, किसी स्थानीय क्षेत्र में विशेष मामलों या मामलों के विशेष वर्गों के संबंध में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी योग्यता या अनुभव न हो जैसा कि उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, और उन्हें एक बार में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि उच्च न्यायालय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। धारा 13, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा,
और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कामकाज के वितरण के संबंध में इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगी। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाएं। जब कभी जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो जाने के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी अस्थायी रूप से जिले के कार्यकारी प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करता है तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के आदेशों के लंबित रहने तक इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त है और उन पर अधिरोपित है। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी उपखंड का भार साधक नियुक्त कर सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर उसे उस प्रभार से मुक्त भी कर सकेगी और किसी उपखंड का इस प्रकार भार साधक नियुक्त मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी को, जिसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा, विशेष क्षेत्रों के लिए या विशेष कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे नियुक्त कर सकेगी। ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी जो वह ठीक समझे, जो इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकती है। धारा 16 कार्यपालिका का स्थानीय अधिकार क्षेत्र। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निर्धारित कर सकेगा जिनके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो उन्हें इस संहिता के अधीन प्रदान की गई है। धारा 18 सरकारी अभियोजक। प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी तथा ऐसे न्यायालय में यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की ओर से कोई अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही संचालित करने के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए केंद्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए लीक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी। केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी तथा जिले के लिए एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक भो नियुक्त कर सकती है। लेकिन एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक को किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है। किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में न हो। धारा 19 सहायक लोक अभियोजक। धारा 19(1) राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेंगी। धारा 19(2) केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में किसी मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकेगी। धारा 20 अभियोजन निदेशालय। धारा 20(1) राज्य सरकार निम्नलिखित स्थापित कर सकेगी। राज्य में एक अभियोजन निदेशालय जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उपनिदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे। बी प्रत्येक जिले में एक जिला अभियोजन निदेशालय जिसमें उतने उपनिदेशक और सहायक अभियोजन निदेशक होंगे
जितने राज्य सरकार ठीक समझे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के अनुसार पुलिस की पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु प्रावधान। BNSS की धारा 37(b) में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक नामित पुलिस अधिकारी होगा, जो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों आदि के विवरण के बारे में आम जनता को सूचना बनाए रखने और प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होगा। BNSS की धारा 82(2) में यह प्रावधान है कि जिले के बाहर निष्पादित वारंट के तहत गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी तत्काल नामित पुलिस अधिकारी और दूसरे जिले के ऐसे पुलिस अधिकारी को देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। BNSS की धारा 105 में प्रावधान है कि तलाशी और जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और पुलिस अधिकारी ऐसी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना देरी किए जिला मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। BNSS की धारा 185 में यह भी प्रावधान है कि तलाशी को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा और ऐसे किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियां अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट को 48 घंटे के भीतर भेजी जाएंगी। BNSS की धारा 176(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी को हर पखवाड़े मजिस्ट्रेट को दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजनी होगी। BNSS की धारा 176(3) के तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के मामले में अपराध स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। BNSS की धारा 193 में यह अनिवार्य किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मामले में पुलिस रिपोर्ट में हिरासत के क्रम का विवरण भी शामिल होना चाहिए। धारा में यह भी अनिवार्य किया गया है कि पुलिस अधिकारी को जांच के 90 दिनों के भीतर मुखबिर या पीड़ित को जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना चाहिए। यह धारा आगे यह भी प्रावधान करती है कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यदि आगे की जांच की आवश्यकता है तो इसे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और 90 दिनों से अधिक समय अवधि का कोई भी विस्तार केवल न्यायालय की अनुमति से ही किया जाएगा। धारा 30 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां। किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पद के पुलिस अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र में जहां वे नियुक्त किए गए हैं उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो ऐसे अधिकारी द्वारा अपने थाने को सीमाओं के भीतर प्रयोग की जा सकती है। धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। जब कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक, उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया जाता है, तब वह स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है और तब इसमें जमानत के संबंध में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा में सौंप सकता है। धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 50 आक्रामक हथियार जब्त करने की शक्ति। इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तार व्यक्ति से उसके शरीर पर रखे किसी भी आक्रामक हथियार को ले सकेगा और इस प्रकार लिए गए सभी हथियारों को उस न्यायालय या अधिकारी को सौंप देगा जिसके समक्ष इस संहिता के अनुसार गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करे। धारा 58 गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। धारा 75 वारंट किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी व्यक्ति को किसी फरार सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का निर्देश दे सकता है जिस पर गैरजमानती अपराध का आरोप है और जो गिरफ्तारी से बच रहा है। धारा 106 पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति को जब्त करने की शक्ति। 1. कोई भी पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में यह आरोप या संदेह हो कि वह चोरी की गई है या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई गई हो जिससे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो। 2. ऐसा पुलिस अधिकारी यदि किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह जब्ती की सूचना तुरंत उस अधिकारी को देगा। धारा 168 संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस।
प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने को रोकने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकता है तथा अपनी सर्वोत्तम क्षमता से ऐसा करेगा। धारा 173 संज्ञेय मामलों में सूचना। किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी और यदि दी जाए तो 2 मौखिक रूप से उसे उसके द्वारा या उसके निर्देश के अधीन लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा, और प्रत्येक ऐसी सूचना, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत की गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर इसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। धारा 175 संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। किसी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 के उपबंधों के अधीन होगी। धारा 184 बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा जांच। धारा 202 इलेक्ट्रॉनिक संचार, पत्र आदि के माध्यम से किए गए अपराध। धारा 208 भारत के बाहर किया गया अपराध। जब कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है, भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे समुद्र पर या अन्य स्थान पर या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक न हो, भारत में पंजीकृत किसी जहाज या वायुयान पर, ऐसे अपराध के संबंध में उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जा सकेगा मानो वह भारत के भीतर किसी ऐसे स्थान पर किया गया हो जहां वह पाया जा सके या जहां अपराध भारत में पंजीकृत हो। धारा 307 न्यायालयों को भाषा। राज्य सरकार इस संहिता के प्रयोजनों के लिए यह निर्धारित कर सकेगी कि उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी। धारा 398 गवाह संरक्षण योजना। प्रत्येक राज्य सरकार गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह संरक्षण योजना तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी। धारा 465 वारंट कौन जारी कर सकता है। किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है जिसने दंडादेश पारित किया है, या उसके उत्तराधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। BNSS के तहत न्यायालयों की शक्ति। Power of courts under BNSS। भारत में न्यायिक प्रणाली इस प्रकार स्थापित की गई है कि वह अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023 का अध्याय 3 न्यायालय की शक्ति के प्रावधानों को बताता है। हमारे यहाँ अदालतों की प्रणाली जटिल और लंबी है। न्यायालय का गठन इस प्रकार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से न्यायालय में आवेदन कर सकता है। भारत में विश्व की सबसे कुशल न्यायिक प्रणाली है। BNSS की धारा 21 से 29 में न्यायालयों की शक्तियों के प्रावधान बताए गए हैं। न्यायालयों की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट्स। BNSS की धारा 21 में उन न्यायालयों के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा अपराधों पर विचारण किया जा सकता है। इन अपराधों पर निम्नलिखित द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। 1 उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। 2 सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध प्रथम अनुसूची में विचारणीय दर्शाया गया हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70 या धारा 71 के तहत अपराध का विचारण, जहां तक संभव हो, महिला की अध्यक्षता वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जब किसी कानून के तहत एक विशिष्ट न्यायालय निर्दिष्ट किया जाता है, तो अपराध उनके तहत विचारणीय होंगे। उच्च न्यायालय, सत्र न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सजाएं। Sentences awarded by High Court, Sessions Judge and Magistrate। BNSS की धारा 22 में उन सजाओं का उल्लेख है जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश पारित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय,
सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को कानून के अनुसार कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार है। मृत्युदंड की सजा सुनाने के लिए सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से पुष्टि लेनी होती है। बीएनएसएस की धारा 23 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो सजाएं पारित कर सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास को छोड़कर कानून द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा दे सकता है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय Court of First Class Magistrate. 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास या 50,000 रुपये से अधिक जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय Court of Second Class Magistrate. 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास या 10,000 रुपये से अधिक जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए सामुदायिक सेवा से तात्पर्य उस कार्य से है जिसे न्यायालय किसी दोषी को दंड के रूप में करने का आदेश दे सकता है, जिससे समुदाय को लाभ हो, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। बीएनएसएस की धारा 24 में जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सजा से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। मजिस्ट्रेट न्यायालय की शक्ति पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट। यह धारा यह शक्ति प्रदान करती है कि मजिस्ट्रेट की अदालत जुर्माना अदा करने पर कानून द्वारा प्राधिकृत अवधि का कारावास दे सकती है। यह धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक नहीं है। जहां कारावास को मूल दंड के भाग के रूप में अधिसूचित किया गया है, वहां यह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगा जिसे मजिस्ट्रेट जुर्माने का भुगतान करने की स्थिति में कारावास के अलावा अपराध के लिए दंड देने के लिए सक्षम है। इस धारा के तहत दी गई कारावास की सजा मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 23 के तहत दी गई सजा के अतिरिक्त दी जा सकती है। बीएनएसएस की धारा 25 में कहा गया है कि एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि के मामलों में सजा किसी व्यक्ति को एक मुकदमे में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को एक ही सुनवाई में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय बीएनएसएस की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसे अपराधों के लिए उसे निर्धारित कई दंडों से दंडित कर सकता है, जिन्हें देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडों को एक साथ या क्रमिक रूप से चलाने का आदेश देगा। लगातार सजा के मामले में न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह केवल इस कारण से कि विभिन्न अपराधों के लिए कुल सजा उस सजा से अधिक है। मूल विधि जिसे वह किसी एक अपराध के लिए दोष सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि सजा 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कुल दंड उस दंड की राशि से दुगुना से अधिक नहीं होगा जिसे न्यायालय एकल अपराध के लिए देने के लिए सक्षम है। लगातार सजा को एकल सजा माना जाएगा। अपील के प्रयोजन के लिए इस धारा के अंतर्गत उसके विरुद्ध पारित क्रमवर्ती दंडादेश एक ही दंडादेश माने जाएंगे। बीएनएसएस की धारा 26 में शक्तियां प्रदान करने का तरीका बताया गया है। राज्य सरकार या उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेष रूप से उनके नाम या उनके पदों या पदाधिकारियों के वर्ग के आधार पर, सामान्यतः उनकी आधिकारिक उपाधियों के आधार पर, सशक्त कर सकती है। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा। बीएनएसएस की धारा 27 में नियुक्त अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख है। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। जब भी कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में कोई पद धारण करता है, जिसे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में इस संहिता के अधीन कोई शक्तियां प्रदान की गई है, उसी राज्य सरकार के अधीन उसी स्थानीय क्षेत्र में उसी प्रकृति के समान या उच्चतर पद पर नियुक्त किया जाता है। वह जब तक कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, अन्यथा निर्देश न दे या अन्यथा निर्देश न दे, उसी स्थानीय क्षेत्र में उन्हों शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसमें उसे नियुक्त किया गया है।
बीएनएसएस की धारा 28 में शक्तियों को वापस लेने का उल्लेख है। अधीनस्थ अधिकारी की शक्तियों का वापस लिया जाना। किसी भी अधीनस्थ अधिकारी की शक्ति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त शक्तियां केवल उनके द्वारा ही वापस ली जा सकती है। बीएनएसएस की धारा 29 में न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। उत्तराधिकारी किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है। सत्र न्यायाधीश को अधिकारी का उत्तराधिकारी निर्धारित करने का अधिकार है, जब इस बात पर संदेह हो कि अधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है। जब इस बात पर संदेह हो कि किसी मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी कौन है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह निर्धारित किया